नमस्कार दोस्तों, एड्यू फैक्ट्स के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमारे इस एड्यू फैक्ट्स के चैनल में इस समय हम उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ ही साथ हमारे ही चैनल में हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज की कक्षाएं भी हो रही हैं। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी लिटरेचर या हिंदी लैंग्वेज पढ़ना चाहता है वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज पढ़ सकता है। तो अब हम फिर से अपने यूपी स्पेशल की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश की कक्षाओं में यूपी की हिस्ट्री यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझा था, उसके महत्व को समझा था, यानी कि पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक उत्तर प्रदेश का क्या महत्व रहा है, क्या स्थिति रही है, उन सभी को आपने एक क्रम के अनुसार समझा था। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ते हैं। अब आज की जो हमारी कक्षा है उत्तर प्रदेश के भूगोल, इस उत्तर प्रदेश की इस भूगोलिक इस कक्षा में आज हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, उसकी जलवायु और उसके भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, किस युग में उनका निर्माण हुआ था, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपनी कक्षा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का आखिर में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है, हमारे ग्लोब में उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है असल में एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का अर्थ क्या हो गया कि भारत की जो बाउंड्री है, जो जो दूसरे देशों से टच करती है, वहाँ पे जो हमारा अंतिम राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी बाउंड्री नेपाल से, ऑब्वियसली नेपाल से आप सभी जानते हैं, नेपाल से टच करती है। तो ये कैसा है, एक सीमांत राज्य है। किसी देश की बाउंड्री, किसी देश के किसी राज्य की बाउंड्री जब दूसरे देश से टच करती है तो वह जो राज्य है वो एक सीमांत राज्य होता है। तो उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है जो कि उत्तर मध्य में अवस्थित है। अब ग्लोब में अगर इसकी हम परिस्थिति या इसकी देखेंगे स्थिति क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ पड़ता है, इसलिए अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश में होगा और हम देशांतर में देखेंगे तो ये पूर्वी देशांतर में होगा। तो बस विशेष रूप से इसकी जो परिस्थिति है वो देखेंगे अब हम। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और जब हम देशांतर की बात करेंगे तो वो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जब हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। ये बहुत ही विशेष पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथे क्रम में आता है। उसके पहले क्रम में राजस्थान, दूसरे क्रम में मध्य प्रदेश और तीसरे क्रम में महाराष्ट्र आता है और भारत का चौथा स्थान है। अब उत्तर प्रदेश के उत्तर में हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं या कौन से जो देश हैं जो उसकी बाउंड्री को टच करते हैं, या फिर उसकी जो भी सीमाएं हैं, जो नेचुरल बाउंड्रीज या फिर उसकी जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज में क्या आ जाएंगी, रिवर्स, नदियाँ, पठार, पहाड़, ये सब उसकी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सीमाएं आ जाएंगी। और जब हम उसकी भौतिक यानी कि आर्टिफिशियल सीमाओं की बात करेंगे तो वहाँ पे देशों की सीमा या फिर राज्यों की सीमा आ जाएगी। तो फिर हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो भी सीमाएं हैं उसको हम समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमाएं हैं। पश्चिम में देखेंगे तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं हैं। और जब हम दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा है और पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमा इस राज्य को स्पर्श करती है। अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें, ये तो हमने अभी तक देखा कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो किस किस राज्यों से, किस देश से
या फिर किस यूटी जो कि देख दिल्ली है उससे टच करती है। अब हम देखेंगे इसकी प्राकृतिक सीमा जो है वो क्या क्या है। जब उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं की बात करेंगे तो उसके उत्तर में उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं, वहीं जो कि उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं। वहीं जब हम पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में बात करेंगे, यानी कि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण की बात करेंगे, तो इस तरीके से जो सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश की वह क्या कौन है, वह है यमुना नदी और विंध्य की श्रेणियाँ। यहाँ से यमुना नदी और विंध्य की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है किस किस तरफ, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ। यानी कि दक्षिण की तरफ जब देखेंगे तो विंध्य की सीमाएं हैं और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना की सीमा जो है उसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। पूर्व में गंडक नदी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा, जो पूर्वी प्राकृतिक सीमा है वो बनाती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुख्य वैसे सामान्यतः उसकी जो जलवायु है वह उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जलवायु को लेकर काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। और भिन्नता होने का कारण क्या है, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पे शिवालिक श्रेणियाँ हैं जहाँ का तापमान अन्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः कम रहता है। और वहीं जब हम मैदानी स्तर पे आएंगे और मैदान से जब नीचे हम आएंगे पठारी भाग में, तो इसका तापमान अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक रहता है। इसलिए यहाँ पे जलवायु संबंधी विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन सामान्यतः यहाँ की अगर जलवायु पूछी जाए तो वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आगे अगर हम देखेंगे, अब भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की शैलें पाई जा रही हैं और शैलें कहाँ पाई जाएंगी, शैलें पाई जाएंगी जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है उसके अंदर जो भी शैल पाई जा रही हैं, जो भी चट्टानें पाई जा रही हैं वो किस क्रम की हैं, उसका हम उसको समझेंगे। तो भूगर्भीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, इसका जो दक्षिणी पठारी भाग है, ये एक मुख्य बात है कि जब हम अगर हम उत्तर प्रदेश एक बार अगर हम ये भारत का मैप है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, भारत का पठारी भाग। इस पठारी भाग का जो उत्तरी भाग है वही हमारे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि इसका दक्षिणी पठारी भाग अर्थात उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। ठीक है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसका जो उत्तरी भाग है वह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का ही भाग है, उसका ही हिस्सा है। अब यहाँ पे जो चट्टानें या शैल पाई जा रही हैं वह विंध्य क्रम की चट्टानें हैं जिनका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसको इसी प्रकार आप समझ लें, क्योंकि इसका एक अलग ही चार्ट होता है, अलग टेबल होता है जिसमें हम अलग अलग एरा, इपोक ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें युग वगैरह सब आ जाता है, कब पहले कौन सा युग आया था, उसमें कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसके बाद कौन सा आया था। तो एक अलग तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम जो पढ़ेंगे बस इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो चट्टानों का निर्माण हुआ है जो कि विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, उसका निर्माण कब हुआ है, कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अब इसकी खास बात क्या है कि जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, अर्थात जीवाश्म अवशेष यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं, वहाँ पे चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, इस प्रकार की शैल या चट्टान पाई जाती हैं। यहाँ पे जो बुंदेलखंडी नीश पाई जाती है, यहाँ पे जिस प्रकार की जो शैल है जो जिसमें बुंदेलखंड में जो नीश पाई जाती है उसको बुंदेलखंड नीश कहा जाता है, जिसमें लाल आर्थोक्लेस, फेल्सपर और लाल क्वार्ट्ज इस तरीके के मिनरल्स या फिर खनिज हमको देखने को मिलते हैं। अब और उसके आगे बढ़ेंगे जब, तो दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य में जब हम उत्तर प्रदेश में जब हम पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का जब हम विभाजन करेंगे तो हम सबसे ऊपर यानी उत्तरी भाग में हम देखेंगे तो वहाँ पे शिवालिक क्रम की पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। उसके दक्षिण में जब हम देखेंगे तो गंगा और यमुना द्वारा निक्षेपों द्वारा बनाया गया मैदान पढ़ेंगे। उसके बाद जब उसके दक्षिण में हम पढ़ेंगे
तो हम उत्तर प्रदेश का पठारी भाग पढ़ेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश को हम 3 रूप से या 3 भागों में विभाजित करके उसका प्राकृतिक विभाजन करके हम उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जब बात की जा रही है दक्षिण के विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। यानी कि दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं और उत्तर में जो शिवालिक क्रम के जो पर्वत पाए जा रहे हैं उसके मध्य में गंगा यमुना का मैदान है, विस्तृत मैदान है। अब ये मैदान प्लिस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो मैदान बने कैसे हैं, गंगा, उसकी सहायक नदियाँ, यमुना, उसकी सहायक नदियाँ, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप का ही परिणाम है जो ये इतने विस्तृत रूप से गंगा यमुना का जो मैदान उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई पड़ता है। इस मैदान की खास बात क्या है, इसमें जो काप यानी संचित काप यानी कि मृदा पाई जाती है, एक मोटी पट्टी में, काफ़ी मोटी लेयर में पाई जाती है। और यही प्राचीन जो काप है, इन निक्षेपों को बांगर एवं नवीन काप निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, वहाँ पे कांप मृदा पाई जाती है। अब ये कांप मृदा में 2 प्रकार की हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर कौन सी मृदा है, जो प्राचीन कांप है यानी कि जो पुरानी मिट्टी है, और उसके बाद वहीं खादर क्या है, जो नवीन कांप है यानी कि नई मिट्टी है। नई मिट्टी का मतलब क्या है कि नदियों के बाढ़ द्वारा जो बार बार जो नए निक्षेप लाए जा रहे हैं, जो नए अवसाद लाए जा रहे हैं, उसके द्वारा जो नई मिट्टी का निर्माण हो रहा है, नई कांप का निर्माण हो रहा है, उसी को हमने खादर कहा है। और जहाँ पे अब नदियाँ वहाँ पे नहीं प्रवाहित होती या नदियों का पानी वहाँ पे नहीं आता है, तो वहाँ पे जो भी पुरानी मिट्टी है, जो भी प्राचीन कांप है, उस जगह को बांगर कहा जाता है। ये हमारा गंगा यमुना के मैदान को की जो कांप मृदा है उसको विभाजन किया जाता है 2 तरीके से, एक बांगर और एक खादर। अब हम वापस ऊपर चलते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में चलते हैं। तो शिवालिक क्रम की जो पहाड़ियाँ हैं, इनसे जब गंगा और यमुना नदी निकलती हैं और वो जब प्रवेश करती हैं, जैसे ही वो नीचे की तरफ ढलान के रूप में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे कंकड़ीली और पथरीली मोटे बालू के निक्षेप पाए जाते हैं। जहाँ पे जो ये नदियाँ हैं, जो गंगा नदी है या फिर जो अन्य नदियाँ हैं जो शिवालिक श्रेणी से आ रही होती हैं, वह कहीं लुप्त हो जाती हैं और छुप जाती हैं। क्यों छुप जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के जो निक्षेप पाए जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे हमें गंगा या फिर अन्य नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं। और जिन क्षेत्रों में या कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं, उनको हम लोग भाबर का क्षेत्र कहते हैं, और जो कि एक पतली पट्टी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं भाबर क्षेत्र के बाद जो है महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि तराई क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अब हम अगर इसको समझ लें एक बार, तो सबसे पहले एक पतली पट्टी में यहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ीले पत्थर पाए गए। यहाँ पे शिवालिक है। शिवालिक के नीचे, पर्वतों के नीचे जब नदियाँ बहते हुए आती हैं, तो यहाँ पे एक पतली पट्टी में कंकड़ीले पत्थर पाए जाते हैं या मोटे बालू के कण पाए जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ जो हैं छुप जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद इसी के नीचे एक मोटी पट्टी में तराई क्षेत्र पाया जाता है। तराई क्षेत्र क्या है? इसी क्षेत्र को हम भाबर का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये एक तराई क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की जो भूमि है वो हमेशा दलदली रहती है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, जिस वजह से यहाँ की भूमि हमेशा दलदली देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे गंगा यमुना द्वारा जब बनाया गया एक विस्तृत मैदान है। इसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्र मिलेगा वह एक पठारी क्षेत्र है। इस तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं। सबसे ऊपर हम देखेंगे तो वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। फिर मध्य भाग में हमें गंगा यमुना के निक्षेपों द्वारा तैयार किया हुआ एक विस्तृत मैदान देखने को मिलेगा। उसके दक्षिण में जब हम बात करेंगे तो हमें पठारी भूमि देखने को मिलेगी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया है। अब हम इसी के बारे में, जो इसका ये भौतिक विभाजन है, इसके बारे में हम जो है आगे की क्लास में देखेंगे।
आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास आपकी छोटी थी, लेकिन आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन को समझ लेंगे। धन्यवाद।